As you are aware, CAPF AC 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वो उसके स्मॉल वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है। इस वीडियो में ऑल डिटेल्स इन वन वीडियो रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, जो भी बेसिक्स आपको जानना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, जो आप यदि फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली मिनिमम इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। यस, कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हो, आप अवेयर हो, लेकिन जो न्यू कमर हैं, ऑब्वियसली बात है, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स एवरी ईयर आर फर्स्ट टाइमर, और थाउजेंड्स ऐसे हैं, थाउजेंड्स बहुत सारे हैं जो ऐसे ऑलरेडी वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम फील कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर हैं उन्हें बेसिक्स जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सारे जो भी रिक्वायरमेंट बेसिक्स है वो बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली ये आप जान रहे हो कि नंबर ऑफ जो टोटल वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं, वो 322 है, जिसमें से बीएसएफ का 86 है, सीआरपीएफ का 55 है, सीआईएसएफ का 91 है, आईटीबीपी का 60 है, एसएसबी का 30 है, यानी और 10% इसमें जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व होता है, यानी कि जो 32 सीट्स हैं इसमें एक सर्विसमैन का। यदि एक सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो रिस्पेक्टिव कोटे के स्टूडेंट को का जो है ट्रांसफर उनको ये जनरल में कर दिया जाता है कि जो सीट्स नहीं वो उसमें से मिल रहा है तो वो आपको कर दिया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अपना उस आधार पे हो जाता है। नोटिफिकेशन डेट आज का है और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 16 मई आपका 2023, और एग्जाम डेट आप ऑलरेडी अवेयर हो कि 6 अगस्त 2023 को होगा। अब ये एलिजिबिलिटी तो नेशनलिटी ऑब्वियसली है कि नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड अंडर दिस रूल्स, provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules। तो ऑब्वियसली आप ये इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के पीपल हो, तो आप एलिजिबल हो, और अदरवाइज अनलेस अदरवाइज जो है रिक्वायरमेंट होता है कि गवर्नमेंट यदि आपको रिटर्न में अलाउ करती है या फिर आपको एक सर्टेन कंडीशंस के साथ नेपाल और भूटान के सिटीजन हो। Six, both male and female candidates are eligible for appointment to the post of assistant commandants। इनिशियली होता था कि जो मेल अलाउ थे, फिर धीरे धीरे करके सारे फोर्सेस में फीमेल को भी अलाउ कर दिया गया। एज लिमिट जो है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 20 इयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 इयर्स ऑन 1 अगस्त 2023, यानी कि जो 1 अगस्त 2023 को आपका 20 इयर्स मिनिमम हो चुका होना चाहिए और 25 इयर्स आप नहीं उस दिन कंप्लीट। तो यानी कि नोट बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1998 एंड नोट लेटर देन 1 अगस्त 2003। ओके, सो आपका इस बीच में यानी कि 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच में हो। हाँ, अब ऑब्वियसली बात है कि वो रिलैक्सेबल है रिजर्व कैटेगरी में। ये जब हम नॉर्मली बोलते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेबल है। तो मैक्सिमम 5 इयर्स जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, maximum of 3 years in the case of candidates belonging to OBC who are eligible to avail the reservation applicable to such candidates, यानी कि नन क्रीमी लेयर में आप हैं तो up to maximum of 5 years for civilian central government servants in accordance with the existing instructions of the central government, एक serviceman will also be eligible for this relaxation। However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 years, यानी कि maximum 5 years आप government service में यदि आप ओबीसी हो तो 30+5, सॉरी 28+5 33, SC/ST हो तो 30+5, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुल मिलाकर के ये इसको जो सिंपलेस्ट वे में समझो कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आइदर 3 इयर्स का, यानी कि जो 10+2+3 आपने पढ़ा हुआ है, या फिर अभी चूंकि मैं पुराने आधार पे, क्योंकि अभी जो नया 2020 वाला है तो ऐसा तो नहीं ना कि बच्चा उससे पढ़ना स्टार्ट हुआ और भी बन जाएगा। आप नॉर्मल ये सोचो कि 10+2+3 या तो हो, या 10+2+4 या +5 जो भी आप हो। ओके, सो ये होना चाहिए। नेक्स्ट एक जो आपका अपियरिंग के कैंडिडेट्स का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप फाइनल ईयर में हो
आपका ग्रेजुएशन इस ईयर में कंप्लीट हो जाना है। यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, सपोज आपका एग्जाम जो है 6 ऑफ अगस्त को हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि सितंबर किसी भी टाइम आपका रिटन रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर में मान के चलो कि एक मैं ये एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं हम कह सकते ना कि किस दिन रिजल्ट निकालेंगे और कब डीएफ फिल करने का डेट होगा। हम एक सिचुएशन मान रहे हैं कि सितंबर में किसी टाइम आपका रिटर्न रिजल्ट आ जाता है, और अक्टूबर मान के चलो 25, सपोज हम एक हाइपोथेटिकल डेट ले रहे हैं, तो अक्टूबर 25 को लास्ट डेट है डीएफ फिल करने का। तो उस डेट तक आपके पास पासिंग प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास उस समय तक पासिंग प्रूफ नहीं होता है कि आप पास नहीं हो, तो आपका इवन रिटन क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप रिटन में क्वालिफाई कर गए हो, लेकिन आपके पास प्रूफ है कि हाँ आप पास कर चुके हो, तो आप फर्दर प्रोसेस में जाओगे सिलेक्शन में, और यदि नहीं तो फिर आप नहीं जाओगे। तो यानी कि आइदर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हो, या आपका डीएएफ फिल करने के लास्ट डेट के पहले तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये हमेशा लिखा हुआ जाता है कि एक्सेप्शन केस में आपके पास ये अबव क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी यूपीएससी जो है वो आपको अलाउ कर सकती है। तो ये ऑब्वियसली है, जो यूपीएससी का को लगता है कि इक्विवेलेंट इनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो कर सकता है। और कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो जैसे फॉर एग्जांपल ये है सीए फॉर एग्जांपल कोई किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, या एमबीबीएस किए हुए हैं, तो वो प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री जो है वो अलाउ है। अब रेस्ट्रिक्शंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड, तो जो आप प्रीवियस ईयर में सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, वो फर्दर प्रोसेस में आप नहीं जाओगे। अभी तक एक तरह से क्या सिचुएशन चल रहा था बीच में कि एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल पहले रिटेन क्वालिफाई है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह है, तो उसका हम अलग से इसमें देखेंगे। और पोजीशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होता है, तो आपके लिए एडवांटेज होता है, लेकिन वो एडवांटेज इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में मिलता है। इसके स्पेसिफिक फिक्स मार्क्स नहीं है कि 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, ऐसे कुछ नहीं है। बट इन जनरल है, उसमें एडवांटेज दिया जाता है। एडवांटेज दिया जाता है इस वजह से कि कोई एनसीसी किए हुए है, कोई एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है उनके पास, यानी कि वो बेसिक्स जो फिजिकल और जो डिसिप्लिन आपके पास है। आप ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन कोई बंदा बाहर से नहीं सीखा हुआ है या फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन ये चीज दिखाता है ना कि आपकी विलिंगनेस, कि आप इस जॉब के लिए पहले से अवेयर हो, पहले से आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये सिचुएशन होता है। नेक्स्ट आपका जो फी है वो इन जनरल जो है 200 आपका, और जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं उनका रिबेट होता है। फिर तो जो भी उन चीज़ों को जिनको आपको लगता है कि जैसे जो फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट्स, तो एग्जेम्प्टेड जिनको नहीं है उनको आपको 200 का फी आपको जमा करना है। तो आइदर वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस और जो आपका ओबीसी, ये ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में हो, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इनकम और एसेट जो है, ओके, तो इनकम और एसेट आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बेस पे बना हुआ होना चाहिए। और वो जो कब का डेट का होना चाहिए, ओके, सो जो आपका वो होना चाहिए 1 अप्रैल से 16th और मई के बीच का होना चाहिए। और वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 के बीच का मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 के आधार पे होता होना चाहिए। ओके, और जो आपका ये 1 अप्रैल से 16th मई के बीच का होना चाहिए। ओके, सो जो आपका ये है ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके जो हैं लास्ट 3 इयर्स के इनकम के आधार पे होता है। तो लास्ट 3 इनकम के आधार पे इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3 इयर्स लिखा हुआ रहेगा कि इसमें, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आप लास्ट 3 इयर्स में आप ओबीसी के क्राइटेरिया को सैटिस्फाई कर रहे हो। उन उस क्राइटेरिया को सैटिस्फैक्शन आपका ये हो रहा है, वो आप प्रॉपर सैटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है ना? और जो भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये इसके आधार पर। लेकिन देखो, इसमें से फॉर एग्जांपल आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो चेंज नहीं होता, रेसिडेंस चेंज नहीं होता, लेकिन इनकम वाला है वो न्यू बना लोगे। और एक्चुअल में जो होना चाहिए इनकम आपका, ये इसके आधार पे मेनली
बनेगा, लेकिन जब डीएएफ आप फिल करते हो तो इन दोनों ईयर का भी डिटेल आपको लिखना होता है। तो ये इंश्योर आपको होना चाहिए कि जो लास्ट 3 ईयर्स में है आप ओबीसी में फॉल कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन लास्ट 10 ईयर्स एंड रिटन रिजल्ट, जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के ये वैकेंसी हैं। नंबर ऑफ सीट्स ऑब्वियसली ये जो आपका 23 है तो 23 का पहले ही ऑलरेडी बता दिया गया है कि 322 है। तो इसमें से अब देखो, यदि हम 2013 देखते हैं, 2013 में 424 सीट्स था, तो रिटर्न में 2450 रिजल्ट दिया गया था। 2014 में 136 सीट था, 720 रिटर्न में रिजल्ट दिया गया। नेक्स्ट 2015 में 304, तो 1611। ये 2016 में 270, 1307। नेक्स्ट 2017 में 179, और इसमें से 1200 रिटर्न रिजल्ट दिया गया। 2018 में आपके 466। इधर के देखोगे कि जितने हमने 10 ईयर्स के लिए हुए हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 2018 में है, तो उसमें 2939 देखो, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न में भी रिजल्ट दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट 2019 में देखो 330 रिजल्ट, 330 सीट्स, तो 2215 रिटर्न में रिजल्ट। फिर 2020 में 210 आपके सीट्स हैं, तो 1287 रिटर्न के रिजल्ट। और इसमें से देखो 2021, तो इधर कई साल में देखोगे कि इधर मान के चलो 5-6 साल में, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपका कम है, लेकिन इधर इनफैक्ट 2014 के में लोएस्ट है, उसके बाद ये लोएस्ट आपका 2021 का 171, तो इसमें 1103 का रिटर्न का रिजल्ट दिया गया। 22 में 253 सीट्स, तो 1474 आपको ये रिटर्न का, यानी कि लास्ट जो था उसमें से 1474 का रिजल्ट दिया गया। अब इस समय आपके पास मान के चलो 322 सीट्स हैं, तो 322 सीट्स हैं, तो आप ये मान करके चलो कि करीब करीब 2100 प्लस सीट्स, 2100 प्लस एक तरह से मान के चलो, या थोड़े से कम 2100 के आसपास आप मान के चल सकते हो, या फिर 2000 समथिंग, डिपेंडिंग ऑन, ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है, तो लेकिन 2100 के आसपास में भी रिटर्न रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फिल करते हैं उससे आपको, क्योंकि ये जो यूपीएससी का जो ऑफिशियल उनका एनुअल रिपोर्ट होता है, उससे हमने लिया है। तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट ये 2020 तक का ही रिजल्ट और ये चीजों का और डिक्लेरेशन है उसमें। तो इसमें से देखो 2020 में 2,96,066 कैंडिडेट अप्लाई किए थे, लेकिन 89,946 एपीआर हुए एक्चुअल में। 2019 में देखोगे कि 2,72,475 ये अप्लाई किए, और 87,579 ये आपके एपीआर हुए एक्चुअल में। अभी देखो इधर में हाईएस्ट देखोगे तो एपीआर जो हुए हैं वो 2013 में, इसी बैच में मैं सेलेक्ट हुआ था फाइनली, और इस बैच में मैं रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं मेरे कुछ और प्रॉब्लम्स थे तो ये मैं नहीं गया। फिर इधर देखो 2018 में सेकेंड हाईएस्ट एक तरह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एपीआर हुए 1,08,000, फिर 1 लाख, तो इन रफ मान करके चलो कि 1 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट्स आपके वो एपीआर होंगे। कितने फॉर्म भरते हैं उससे मतलब नहीं है। और एक चीज ध्यान रखो, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस नहीं हो तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सीरियस कैंडिडेट यदि हो तो मैं समझता हूँ जितने लोग फॉर्म, इसमें जितने लोग एपीआर हो रहे हैं, उसमें से 20% में कंपटीशन होता है। 20% में बाकी जो है उनमें कंपटीशन मेरा अपना मानना है कि नहीं है। अब सब फॉर एग्जाम्पल 90,000 है, तो 90,000 है तो इसका मतलब मान लो कि एक्चुअल में आपका 18,000 में आपका कंपटीशन है। तो इन जनरल 20,000 के आसपास मान लो कि 20,000 कैंडिडेट हैं जो रियली वो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें ही 20,000 में ही आपका 2,000 या 2,100 का रिजल्ट होगा। जो एग्जाम है ऑलरेडी आप जानते हो कि ये 3 स्टार ऑफिसर, 3 स्टार ऑफिसर का मतलब इंसिग्निया में आप ये ध्यान रखोगे, इंसिग्निया में 3 स्टार ऑफिसर है, वो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीवाईएसपी, पहले डीवाईएसपी इसको कहा जाता था। तो यू हैव टू चूज एनी ऑफ द 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड प्रेफरेंस। आपका जैसे टॉप में रैंक है तो आप जो चाहो ले सकते हो, लेकिन लास्ट रैंक यदि आपके पास लास्ट में पड़ता है तो वो तो अवेलेबिलिटी पर ये एग्जाम ऑब्वियसली कंडक्टेड बाय यूपीएससी। 3 स्टेज है, स्टेज 1 में रिटन के 2 पेपर हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है 125 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी 250 मार्क्स।
पेपर 2 सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल पेपर 200 मार्क्स, जिसमें आपको 4 ऐसे लिखना होता है अभी के डेट में, 2 आर्गुमेंट्स राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, 1 आपके जो हैं ये प्रेसी राइटिंग, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। सेकेंड स्टेज जो है फिजिकल और मेडिकल है, इसमें 9 मार्क्स, और मेडिकल में यदि आप रिजेक्ट होते हो तो री मेडिकल आपको दिया जाता है, लेकिन अब री मेडिकल में भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इस वजह से कि आपको सेम नेक्स्ट डे कराया जाता है, तो आप कुछ चीजें हैं जिनका ऑपरेशन या कुछ ऐसा, तो वो तो पहले ही आपको अवेयर रहना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो इंटरव्यू, आपका पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स, तो जो मार्क्स है आपका 450 प्लस 150 यानी कि 600। ओके, सिलेबस जो पेपर 1 है तो उसमें से जो जनरल स्टडीज, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 125 क्वेश्चन एमसीक्यू, 4 ऑप्शंस, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। इसमें जो सिलेबस है जनरल मेंटल एबिलिटी, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, quantitative aptitude including numerical ability and data interpretation. General science, the questions will be set to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science, etc. सो ये साइंस में आज के डेट में, इसमें देखो पहले देखोगे कि फिर 20 क्वेश्चंस फिक्स थे, लेकिन अभी 15-16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो इधर बाकी क्वेश्चंस 4-5 कम हुआ, वो साइंस के न्यूमेरिकल में वो ऐड कर दिए हैं। लेकिन अभी साइंस में देखो तो अभी 28 से लेकर के 30 क्वेश्चंस के आसपास साइंस में बढ़ा दिया गया है। जो करंट इवेंट्स एंड नेशनल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में आपके करीब डिपेंडिंग ऑन 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास ये होते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इनको कंबाइन करो तो डिपेंडिंग ऑन 20 से आपको ये 30 के क्वेश्चंस के बीच में आपको कुछ भी मिल सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका तीनों हिस्ट्री, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला भी पार्ट इसमें से लो, तो इसमें से 20 के आसपास क्वेश्चंस ये रह रहे हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी 20 के करीब करीब क्वेश्चन, तो ये फिक्स एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो ना, लिटिल वेरिएशंस ये होते रहते हैं। पेपर 2 में 2 पार्ट है, एक पार्ट आपका में आपके पास चॉइस है कि जो वन पार्ट ए है जिसमें ऐसे होगा, वो ऐसे जो आपका पेपर 1 में बहुत सारा जो टॉपिक्स है उन्हीं टॉपिक्स पे होगा, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ गोल्ड रस्ट्स, व्हाट अबाउट द आयरन, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एक्सेट्रा जो है, तो एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब सारे, तो सिर्फ ऐसे में आपके पास चॉइस होता है, आप या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और बाकी में आपके पास जो 120 मार्क्स है उसमें से आपके पास चॉइस ये नहीं है। ओके, सो ये सेकेंड वाले में है, जो ग्रामर है वो उसमें से आपके 120, जो पेपर 2 है उसमें से जो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी, इसमें ओनली इंग्लिश में आपको सोल्व करना होता है, तो उसमें आपको 2 आर्गुमेंट 100, ये 2 आर्गुमेंट करीब 300 वर्ड्स ईच, तो ये आपके 40 मार्क्स, 2 रिपोर्ट राइटिंग तो 200 मार्क्स ईच, तो ये आपके 20 मार्क्स, 1 आपके आरसी तो 20 मार्क्स, 1 प्रेसी 15 मार्क्स, और प्लस ग्रामर आपके 25 मार्क्स, ग्रामर या और उसमें वर्ड मीनिंग या सब कर सकते हो, तो वो 120 मार्क्स ही है। जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, तो इफिशियंसी टेस्ट में देखो इस बार ये चीज शॉर्टपुट, पहले चांस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने चांस को, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए ट्राई किए, मेल किए। इनिशियल देखा जाए तो उस समय देते थे चांस, बीच में इन्होंने स्ट्रिक्ट काफी कर दिया था, तो इसके कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था, तो आई एम हैप्पी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने बोला सर मेल किया था और उसका परिणाम अच्छा निकला। ठीक है, तो ये 100 मीटर रेस 16 सेकेंड मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 सेकेंड, 800 मीटर रेस मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड, और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। ओके, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांसेस, 3 मीटर 3 चांसेस, और शॉर्ट पुट फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए 4.5 मीटर 3 चांसेस। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का,
और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका जो है फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल, और मेल के लिए 81 सेंटीमीटर और अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर। और वेट जो होना चाहिए मिनिमम आपका 50 केजी और मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो आपका बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए। ओके, और जो आपका फीमेल है उनका मिनिमम चाहिए 46 केजी। ओके, ये रीमेडिकल, देखो रीमेडिकल एक्चुअल में क्या है कि अभी आपका कंटिन्यूटी में हो रहा है। पहले देखा जाए तो इन जनरल यदि आप 21 बैच तक के कैंडिडेट्स का देखोगे तो 45 डेज मिनिमम दिया जाता था। मेडिकल हुआ उसके बाद मिनिमम 45 डेज दिया जाता था। अब जो है कंटिन्यूटी में, तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको रीमेडिकल के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। ये 22 में बहुत सारे कैंडिडेट्स इस कारण से रिजेक्ट हो गए। ट्रेनिंग एंड सैलरी, ट्रेनिंग आपका 12 मंथ का होता है। रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी सेंटर्स हैं तो आपके अपने अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ होंगे। और आप बेसिक पे आपको जो होता है 56,100 बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो मान के चलो कि जब आप 23 वाले बैच में जाओगे तो जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचोगे तो आपके पास मिनिमम 90,000 के आसपास जो भी है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 के आसपास होगा। और एक्सपेंसेस आपको अपने बियर करने हैं। और ट्रेनिंग 12 मंथ का होता है। तो 12 मंथ्स में 6 मंथ पहला जब हो जाता है तो 2 वीक्स का आपको ब्रेक मिलता है, आप घर जाओगे, फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। वंस ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो फिर आपको थोड़ा छुट्टी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन 15 दिन, 20 दिन, महीना, ये जो भी, फिर अपने ज्वाइन ड्यूटी करोगे। बुक्स वगैरह जो है आप ये बेसिक बुक्स हैं वो उनको करोगे। ओके, सो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत ये मस्ट आपका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये क्लास 11th का। ये पॉलिटिकल थ्योरी ये सब आपका पेपर 2 में भी यूजफुल होगा। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑप्शनल, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, दो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये क्लास 11। अब इसका 12 का भी आ गया है, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लोगे। ऑप्शनल आपका है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का। ओल्ड वाला तीनों पढ़ सकते हो। बिपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड क्लास 12 का दो बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड मैप एंड एटलस। और आफ्टर इंग्लिश मीडियम आप जीसी लियोंग ले लो, हिंदी मीडियम महेश बर्नवाल। लेकिन ये आप इतने कर लोगे तो ये मैंडेटरी आपका, मतलब ये ऑलमोस्ट चीजें हो जाएगी और करंट का चलता ही रहता है। इकोनॉमी में आपका एनसीईआरटी क्लास 9 10 और 11 और 12 में दो बुक है। और इसमें भी आप माइक्रो भी कर लो क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स, अब ये ऑप्शनल, अब ये सब एक्चुअली आप अब पढ़ने का जरूरत नहीं है, मतलब ये मैंने लिख दिया है लेकिन इसको इग्नोर करो, ठीक है। साइंस में एनसीईआरटी का क्लास 9 10th और जो क्लास 12th का बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी वाला वो यूनिट 8 9। ओके, इसको ये आप कर लो। और लूसेंट का आपका करंट, लूसेंट का कर लो साइंस वाला पोर्शन और करंट डेवलपमेंट जो भी है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में बायोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक, इसी में जो ये कंटिन्यूटी आप ये करोगे तो क्लास 12th वाला जो यूनिट 10 है, देखो इसमें 8 9 आपने किया और 10 इसमें कर लो। और कोई मार्केट में कोई नोट्स अपडेटेड मिलता है। और प्रीवियस ईयर, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं तो हमने दो सब्जेक्ट का कंप्लीट ये कर दिया है। इकोनॉमी प्लस पॉलिटी, हिस्ट्री का चल रहा है। हिस्ट्री का जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम साइंस का करेंगे। तो इस ढंग से हम वो सारी चीजों को कवर कर लेंगे। कुछ भी जैसे यूपीएससी से आपको कोई डाउट रहता है, अब ये एक्चुअल में देखो जो बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन मुझे जितना पता रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन किसी को कुछ भी जरूरत रहता है तो आप यूपीएससी को फोन करो या इस नंबर पे 011-233-85271 या फिर 011-233-81125 या फिर 230-98543 ऑन वर्किंग डे 10 बजे से लेकर के आप शाम में 5 बजे तक कर सकते हो। तो ये यूपीएससी को जो भी जरूरत होता है इसके संबंध में कर सकते हो। और कुछ भी में से जरूरत है जानने के लिए या फिर फॉर एग्जांपल आप ये चाहो कि आपको लिखना है टेस्ट वगैरह या जो भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप हमें आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा।
बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, रेगुलर मैं आपसे इंटरेक्शन करते रहता हूँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जैसे भी होता है। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, वो उसमें मैं आपको सपोर्ट जो भी होता है करते रहता हूँ। ओके, थैंक यू।